Hello everyone, welcome to ITLS Academy. Our today's lecture is DNA replication, enzymes and proteins. And first enzyme is DNA polymerase, and we are going to discuss structure, types and mechanism of DNA polymerase. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देखा रेप्लिकेशन का, और हमने ये भी देखा कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसमें बहुत से एंजाइम्स, प्रोटीन्स, आरएनए सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जो डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले करता है वो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज. तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं और क्या मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये डीएनए का रेप्लिकेशन करवाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज, द सिंथेसिस ऑफ डीएनए is catalyzed by a class of enzymes called DNA polymerase. जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू कैरी करवाई जाती है. जो प्रोसेस है वो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. द डीएनए पॉलीमरेज monitors the ability of the incoming nucleotides to form AT और GC base pairs. डीएनए पॉलीमरेज के पास में ये एबिलिटी होती है कि अगर जो आ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स उनको ज्वाइन करवाना है तो एडेनिन को थायमिन से डबल बॉन्ड के थ्रू एंड गुआनिन को साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू लिंक करवाने की एबिलिटी होती है डीएनए पॉलीमरेज के पास. और इसी एबिलिटी के थ्रू ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये सक्सेसफुल हो पाता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए. डीएनए पॉलीमरेज इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है. दे बोथ कंटेन several different DNA polymerases responsible for different functions in DNA replication and DNA repair mechanism. जो DNA polymerase है ये DNA ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन एक डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चर में, इनके टाइप्स में. डीएनए पॉलीमरेज होते तो दोनों ही डीएनए पॉलीमरेज हैं, लेकिन इनका टाइप क्या है वो वेरी करता है दोनों ही सेल्स में. और इनमें बहुत से डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेजेस भी होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में एंड डीएनए के रिपेयर की मैकेनिज्म में समहाउ हेल्प करते हैं. DNA polymerases are the only enzymes capable of duplicating the genetic information stored in the nucleic acid DNA, generating a faithful copy. DNA polymerases इकलौते ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि जो हमारा DNA है डबल स्टैंडर्ड DNA, ये इनकी कॉपी बना के दो स्टैंड्स में ये डुप्लीकेट करवा के DNA को और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो स्टोर है इस डीएनए में, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है ये इसको कॉपी करके दो कॉपीज़ में बना देते हैं. और दो नई सेल्स में जब ये डीएनए जाता है तो इनके पास में सेम जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इनके पास में होता है. एक पेरेंटल स्टैंड हमेशा सेव्ड रहता है. ईच ऑफ दीज प्लेज अ मेजर रोल इन रेप्लिकेशन एंड डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. जो हमारे डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं ये रेप्लिकेशन एंड रिपेयर की जो मैकेनिज्म होती है, जब प्रोसेस हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, कोई भी अगर उसमें एरर आ जाता है बीच में, डीएनए की रिपेयरिंग करनी होती है तो उसके लिए भी
डीएनए पॉलीमरेजेस रिपेयरिंग के लिए भी तैयार रहते हैं और ये रेप्लिकेशन एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं. However, DNA polymerases are not used for initiating the synthesis of new strand. This is the crucial point that DNA polymerases रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेप्लिकेशन के लिए. पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को करवाते हैं DNA polymerases. Still, they don't initiate the synthesis of new strand. जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन नहीं करवाते हैं ये. नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेजेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट इन द एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड्स विच आर पेयर्ड विद अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये एक एक्सटेंशन का काम करते हैं, ये कभी भी इनिशिएशन का काम नहीं करते. एक्सटेंशन कैसे करेंगे कि जो भी डीएनए हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, तो हम जानते हैं इसके 3 प्राइम पे एक प्राइमर की सिंथेसिस होती है. अब जो प्राइमर ये सिंथेसाइज हो गया है डीएनए का, यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया प्राइमर. अब इस स्ट्रैंड को ये आगे एक्सटेंड करते हैं और इसी स्ट्रैंड की एक्सटेंडिंग के थ्रू ये सिंथेसिस करवाते हैं डीएनए की. इसको पेयर करवा, जैसे कोई भी हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पे सिंथेसिस हो गई प्राइमर की. अब ये डीएनए पॉलीमरेजेस आएंगे, यहाँ पे अपना ज्वाइन करेंगे और आगे सिंथेसिस को प्रोसीड करवाएंगे. डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स इट्स मैकेनिज्म आफ्टर a short RNA fragment is known as a primer is created. जो हम प्राइमर की बात कर रहे हैं कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ पे आके प्राइमर की सिंथेसिस होगी. तो ये प्राइमर क्या है? जो प्राइमर है ये लगभग 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए का एक मॉलिक्यूल होता है, एक स्ट्रैंड होता है जो सिंथेसाइज हो जाता है डीएनए के स्ट्रैंड पे, और यही प्राइमर को एक्सटेंड किया जाता है. प्राइमर इज क्रिएटेड एंड पेयर्ड विद अ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड. जो हमारा प्राइमर बनता है ये टेम्पलेट डीएनए है, तो वो इससे यहाँ से अटैच्ड होगा प्राइमर. अब प्राइमर पेयर्ड है टेम्पलेट डीएनए के साथ में, और फिर यही एक्सटेंड किया जा रहा है आगे जब सिंथेसिस करवाई जा रही है डीएनए की. DNA polymerase act by synthesizing the new DNA strand by adding new nucleotides that match those of the template, extending the 3' end of the template chain. ये इसके 3' end से अटैच्ड होता है और 3' end को ही DNA पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है. देखते हैं कैसे करता है. ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ से प्राइमर हमारा अटैच्ड है. अब अगर ये 5' to 3' की डायरेक्शन है, तो ये इसकी 5' की 3' की डायरेक्शन ये होगा. जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अपोजिट स्ट्रैंड्स होंगे. तो जब प्राइमर की सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगी 5' to 3', तो जब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ये जो प्राइमर का 3' स्ट्रैंड है वो इसी को आगे लेकर जाएगा एक्सटेंड करते हुए. वही इस लाइन में जो बात कही गई है, एक्सटेंडिंग द 3' एंड ऑफ टेम्पलेट चेन, ये इसके 3' एंड को ही टेम्पलेट को लेकर जाएगा. ईच न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड विद अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हुए जो जा रहे हैं, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड एक्सटेंशन होगा और डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. डीएनए पॉलीमरेसेस आर वेरी एक्यूरेट इन देयर मैकेनिज्म. ये बहुत ही एक्यूरेट होते हैं. जैसे कि हम जानते हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस है
ये एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाता है और फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसीलिए जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं दे आर वेरी एक्यूरेट इन देयर मैकेनिज्म विद मिनिमल एरर ऑफ लेस देन 1 एरर फॉर एवरी 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए पॉलीमरेज का एरर रेट होता है वो बहुत ही लेस होता है। मतलब अगर 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस हुई है तो उसमें अगर एरर होने का चांस है तो वो होगा सिर्फ एक एरर। इतना ज़्यादा एक्यूरेट है हमारा डीएनए पॉलीमरेज कि डीएनए के पॉलीमरेज की जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड्स में एक एरर की पॉसिबिलिटी होती है। DNA polymerases show an impressive ability to distinguish between ribonucleosides and deoxyribonucleoside triphosphate। कहना ये चाह रहे हैं कि जो DNA पॉलीमरेज है हमारा इसमें बहुत ही अच्छी एबिलिटी होता है कि ये RNTPs को और DNTPs को डिस्टिंग्विश कर सकता है। बहुत इजीली ये पहचान लेता है कि ये राइबोन्यूक्लियोसाइड है या ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज पहचानता है। ऑल्दो RNTPs आर प्रेजेंट एट अप्रॉक्सीमेटली 10-fold हायर कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज कितना एक्यूरेट है। जो RNTPs का कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है DNTPs की कंसंट्रेशन को। स्टिल डीएनए पॉलीमरेज इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन DNTPs एंड RNTPs। दे आर इनकॉर्पोरेटेड एट अ रेट दैट इज मोर देन 10,000 फोल्ड लोअर देन DNTPs। इनकी कंसंट्रेशन RNTPs की इतनी ज़्यादा होती है कि ये लगभग 10 गुना ज़्यादा होते हैं DNTPs के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इनका जो इनकॉर्पोरेशन का रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। लगभग 1000 गुना कम होता है DNTPs की तुलना में RNTPs के ज्वाइनिंग का रेट। The eukaryotic shell contain 5 DNA polymerases। 5 तरीके के DNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। दीज आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये 5 तरीके के DNA पॉलीमरेजेस हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। यहाँ पे वर्क दिखाया गया है आपको इन पॉलीमरेजेस का। पॉलीमरेज गामा इज फाउंड इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन भी CSIR ने यहाँ से पूछा हुआ है कि जो पॉलीमरेज गामा है इसका वर्क कहाँ पे होता है। तो पॉलीमरेज गामा वर्क करता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड इट एक्टिवली रेप्लिकेट्स द माइटोकॉन्ड्रियल DNA। पॉलीमरेज गामा रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA के रेप्लिकेशन में। While polymerase alpha, beta, delta are found in cell nucleus। ये अल्फ़ा, बीटा एंड जो डेल्टा हैं ये पॉलीमरेजेस सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एंड इन्वॉल्व्ड इन द न्यूक्लियर DNA रेप्लिकेशन। अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा टाइप के जो पॉलीमरेजेस हैं वो न्यूक्लियर DNA के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, जबकि पॉलीमरेज गामा हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA के रेप्लिकेशन में। Polymerase alpha and delta are majorly applied and active in dividing cells। जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनमें पॉलीमरेज अल्फ़ा एंड डेल्टा की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है।
hence involved in replication, while polymerase beta is active in both dividing and non-dividing cells. जो पॉलीमरेज अल्फ़ा एंड डेल्टा होते हैं ये मोस्टली डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पॉलीमरेज बीटा है ये डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है. हेंस इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज. डीएनए डैमेज के रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीमरेज बीटा, एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट द पॉलीमरेज बीटा इज़ एक्टिव इन बोथ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखने वाला पॉइंट है कि जो पॉलीमरेज बीटा होते हैं वो एक्टिव होते हैं बोथ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स में. यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स दिखाए गए हैं और ये टाइप्स हैं प्रोकैरियोटिक. जो डीएनए पॉलीमरेज है ये उनके टाइप्स हैं. अभी हमने यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स पढ़े जो कि थे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, एप्सिलॉन. ये 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट थे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में. लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं 5 टाइप के. ये 5 टाइप हैं: डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5. इन डीएनए पॉलीमरेजेस में जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रोसेस को इनिशिएशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए. डीएनए पॉलीमरेज 3, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम होता है डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस को कैरी करवाने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए. डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5 ये 2 एंजाइम्स एरर प्रोन होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसलेशन सिंथेसिस के लिए. इन सभी का क्या वर्क है, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में इसी लेक्चर में इन दी अवर अपकमिंग स्लाइड्स. अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पे. अभी तक हमने टाइप्स देखे यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स थे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा एंड एप्सिलॉन. एंड इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज थे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 टाइप्स होते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए में. अब हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं किस टाइप के स्ट्रक्चर को ये कैरी करते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं. DNA polymerases are made up of subdomains resembling and open right hand as palm, finger and thumb. जो डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर होता है ये सब डोमेन्स से मिलके बना होता है. सब डोमेन्स मतलब कि एक जो यूनिट है उसमें बहुत सी छोटी छोटी सी यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, इनको हम सब डोमेन्स बोलते हैं. और इसका स्ट्रक्चर कुछ राइट हैंड की तरह होता है. ओपन, जब राइट हैंड हमारा ओपन होगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है. कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा जब राइट हैंड ओपन होगा. यहाँ पे हमारा होगा थंब, ये हमारी फिंगर्स आएंगी और ये एरिया आएगा पाम वाला. तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है डीएनए पॉलीमरेज का, दैट इज़ ओपन राइट हैंड की तरह. और इसमें होता है पाम, फिंगर्स एंड थंब. जैसे कि हमारा राइट हैंड जब होगा तो यहाँ पे थंब आएगा, ये हमारा फिंगर्स वाला एरिया आता है और ये कुछ इस तरीके से हमारा पाम होता है. कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है डीएनए पॉलीमरेज का ओपन राइट हैंड की तरह. इसमें भी फिंगर्स होती हैं, थंब होता है एंड पाम होता है. अब देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है डीएनए पॉलीमरेज का ये वर्क कैसे करता है.
The palm contains the catalytic essential amino acids in its active site. जो इसका पाम होता है उसमें कैटालिटिक इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. फिंगर्स प्ले अ मेजर रोल इन न्यूक्लियोटाइड रिकग्निशन एंड बाइंडिंग. ये रोल होता है फिंगर्स का. एंड थर्ड इज द थंब इज फॉर बाइंडिंग ऑफ द डीएनए सबस्ट्रेट. चलिए वन बाई वन इनको डिस्कस कर लेते हैं. ये हमारा एरिया हो गया फिंगर्स का, और ये हो गया थंब का, और ये एरिया हमारा पाम का. अब जो पाम है, जो ये वाला एरिया है, इसका वर्क होता है, ये कैटालिटिक इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करता है. जो एक्टिव साइट होगा बाइंडिंग के लिए अमीनो एसिड्स की, वो होगा ये जो पाम वाला एरिया है. इसी पे आके अमीनो एसिड्स बाइंड करेंगे, क्योंकि ये कैटालिटिकली एक्टिव साइट है और प्रेजेंट है पाम के रीजन में. पाम होता है जो हमारे हाथ की हथेली वाला रीजन होता है, हम उसको पाम एरिया बोलते हैं. सेकंड, अब हम देखेंगे कि फिंगर्स का क्या रोल होता है. फिंगर्स प्ले अ मेजर रोल इन न्यूक्लियोटाइड रिकग्निशन एंड बाइंडिंग. बाइंडिंग तो ये पाम का एरिया कर रहा है, यहाँ पे आके अमीनो एसिड बाइंड हो रहा है, लेकिन ये अमीनो एसिड्स ला कौन रहा है? ये अमीनो एसिड्स लाने का वर्क करता है ये पाम. यहाँ पे आके अमीनो एसिड आएगा, फिर आके वो यहाँ पे बाइंड करा दिया जाएगा. फिंगर्स के जो पास में आता है ये रिकॉग्नाइज करता है. फिंगर्स का रोल होता है कि जो अमीनो एसिड आ रहा है उसको ये रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये जो अमीनो एसिड आया है इसको यहाँ एक्टिव साइट पे पहुँचा के बाइंडिंग करवाएंगे. ये काम होता है फिंगर्स का. उसके बाद में आता है हमारा थंब का एरिया. थंब क्या फंक्शन करता है? द थंब इज़ फॉर बाइंडिंग द डीएनए सबस्ट्रेट. जो डीएनए है हमारा ये उससे बाइंड किए रहता है. अब डीएनए पास कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पे पाम के पास में एक्टिव साइट है, और इसने ये थंब ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है. अमीनो एसिड आएगा, पाम्स यहाँ पे फोल्ड होंगी, आके यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाएंगी, अमीनो एसिड ज्वाइन हो जाएगा, ये फिर से ओपन हो जाएगा और डीएनए आगे की तरफ बढ़ जाएगा. जब इस पर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, ये दूसरे अमीनो एसिड अपकमिंग अमीनो एसिड के लिए ये एक्टिव साइट प्रोवाइड करेगा. There is a domain found between the fingers and the thumb known as pocket. थंब एंड फिंगर के बीच में एक डोमेन होता है, उसको हम बोलते हैं पॉकेट, विच इज़ मेड अप ऑफ टू रीजन्स, दैट इज़ द इंसर्शन साइड एंड पोस्ट इंसर्शन साइड. जो फिंगर्स एंड थंब के बीच में रीजन होता है, यहाँ पे एक पॉकेट जैसा बना होता है जो इंसर्शन एंड पोस्ट इंसर्शन साइट की तरह वर्क करता है. इंसर्शन साइट मतलब कि जो डीएनए यहाँ से निकलेगा ये इंसर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो पॉकेट होता है बिटवीन द फिंगर एंड थंब. द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड टू द इंसर्शन साइट. जो आने वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इंसर्शन साइट से बाइंड करते हैं, while the new base pairs bind in the post insertion site. आने वाले अमीनो एसिड्स बाइंड करेंगे इंसर्शन साइट से, और जो नए बेस पेयर्स जो बाइंडिंग होगी वो होगी पोस्ट इंसर्शन साइट से. अदर सब डोमेन्स along with these domains are specific for each family and each has essential function in DNA replication. जो दूसरे सब डोमेन्स होते हैं इसमें डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में ये स्पेसिफिक होते हैं, हर फैमिली के लिए अलग अलग होते हैं. हमने देखा कि बहुत सारी फैमिलीज़ में डीएनए पॉलीमरेज हमारे प्रेजेंट हैं और उसी के लिए अलग अलग होते हैं, और सभी का डीएनए रेप्लिकेशन में अपना अलग ही रोल होता है और बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं ये. यहाँ पे शो किया गया है डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को.
आप देख सकते हैं ये फिंगर्स का एरिया है, यहाँ पे थंब है और ये पाम वाला एरिया है। ये राइट ओपन राइट हैंडेड जो हमारा हैंड होता है ये उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है डीएनए पॉलीमरेज का। यहाँ पे इंसर्शन साइट्स भी हैं, आप देख सकते हैं फिंगर्स हैं, यहाँ पे आके पाम के पास में जो नया न्यूक्लियोटाइड है आके यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता जा रहा है और फिंगर लेकर आएगा नए अमीनो एसिड्स को। पाम के पास में एक्टिव साइट है, यहाँ से बाइंड होगी और जो थंब है ये होल्ड करता है डीएनए के स्टैंड को। जो प्राइमर है यहाँ पे प्राइमर जॉइंट होता है और इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। ये है राइट हैंडेड डायग्राम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है उन सारी चीज़ों को जो अभी तक हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज में हमने पढ़ी। अब आते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स पे। सबसे पहले हम देखेंगे यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज टाइप्स। हमने देखा था कि जो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन टाइप्स के। अब ये जो टाइप्स हैं ये क्या क्या वर्क करते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में, ये दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पॉलीमरेज गामा। अभी हमने देखा था पॉलीमरेज गामा एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। तो अभी देखते हैं क्या करता है पॉलीमरेज गामा। पॉलीमरेज गामा इज़ अ टाइप ए पॉलीमरेज। ये जो पॉलीमरेज गामा है ये फैमिली टाइप ए में आता है, हुज मेन फंक्शन is to replicate and repair mitochondrial DNA। फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर करने वाला है वो है कि ये टाइप ए पॉलीमरेज होता है एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि इनका जो रोल होता है वो होता है रेप्लिकेशन एंड रिपेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। तो पॉलीमरेज गामा का जो रोल है वो ये दोनों यहाँ पे रोल दिखाए गए हैं। It also functions by proofreading 3' to 5' exonuclease activity। इसके पास में प्रूफ रीडिंग की भी एक्टिविटी होती है और जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है वो 3' to 5' डायरेक्शन में होती है। ऐसा क्यों? जैसे कि हम जानते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन अगर इस डायरेक्शन में हो रही है दैट इज़ 5' to 3', तो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ यहाँ से सिंथेसाइज होके आ रही है तो उसको यहाँ से जाके कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए कि ये जो होती जा रही है प्रोसेस वो प्रॉपरली हो भी रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है वो होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और ये प्रेजेंट होती है पॉलीमरेज गामा में। Mutations on polymerase gamma significantly affect the mitochondrial DNA causing autosomal mitochondrial disorder। अगर इसमें कोई भी जो है डेफिनेशन में जो आपको दिखाया गया है पॉलीमरेज गामा का, इसमें अगर कोई भी म्यूटेशन हो जाता है तो ये अफेक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को और इसकी वजह से ऑटोसोमल माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक बार समराइज करते हैं हम पॉलीमरेज गामा को। इसका फंक्शन पहला पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग ये ए फैमिली में आता है, टाइप ए है। दूसरा पॉइंट है कि ये रेप्लिकेशन करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एंड द नेक्स्ट पॉइंट है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रिपेयर भी करेगा। इसके अलावा इसके पास में 3' to 5' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। तो ये पॉइंट्स थे पॉलीमरेज गामा के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीमरेज टाइप को। पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। हमने पॉलीमरेज गामा देख लिया, अब देखते हैं पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन के फंक्शंस को।
दीज आर द टाइप बी पॉलीमरेज एंजाइम। अभी हमने देखा जो पॉलीमरेज गामा था वो प्रेजेंट था टाइप ए में, और जो ये पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन है ये प्रेजेंट हैं टाइप बी फैमिली में, और ये होते हैं टाइप बी पॉलीमरेज एंजाइम्स, एंड दे आर द मेन पॉलीमरेजेस अप्लाइड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन में ये पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं, एंड दीज आर मेन पॉलीमरेज अप्लाइड इन डीएनए रेप्लिकेशन। पॉलीमरेज अल्फ़ा वर्क्स बाय बाइंडिंग टू द प्राइमेज एंजाइम। जो पॉलीमरेज अल्फ़ा है ये प्राइमेज एंजाइम से बाइंड करता है। अब प्राइमेज एंजाइम क्या होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक प्राइमर की सिंथेसिस होती है। इस प्राइमर की सिंथेसिस को करवाने के लिए आता है प्राइमेज, और इसी प्राइमेज से बाइंड करता है जो हमारा पॉलीमरेज अल्फ़ा है। प्राइमेज एंजाइम क्रिएट्स प्लेसेस अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर which allow polymerase alpha to start the replication process। जो प्राइमेज का फंक्शन है हमने जैसे कि डिस्कस किया कि ये सिंथेसाइज करता है प्राइमर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। पॉलीमरेज डेल्टा स्टार्ट्स द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। जो पॉलीमरेज डेल्टा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए फ्रॉम पॉलीमरेज अल्फ़ा, वाइल पॉलीमरेज एप्सिलॉन इज बिलीव्ड टू सिंथेसाइज द लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। होता क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड हमने पढ़ा कि जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसिस हो रही होती है इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस है वो करवाता है पॉलीमरेज डेल्टा, वाइल जो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस है वो करवाता है पॉलीमरेज एप्सिलॉन। यही इस लाइन में बताया गया है कि पॉलीमरेज डेल्टा रिस्पॉन्सिबल होता है लैगिंग स्ट्रैंड के लिए, वाइल पॉलीमरेज एप्सिलॉन रिस्पॉन्सिबल होता है लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए वाइल रेप्लिकेशन। Studies indicate the polymerase delta replicates both the lagging and leading strand। जो polymerase delta है ऑल्दो ये lagging strand की सिंथेसिस करवाता है, स्टिल ये वर्क कर सकता है दोनों ही स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाने में। Polymerase delta and epsilon also have a 3' to 5' exonuclease activity। यही जो एक्टिविटी होती है इसी को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, और प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी पॉलीमरेज अल्फ़ा डेल्टा दोनों के पास, पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड पॉलीमरेज डेल्टा दोनों के ही पास में प्रेजेंट होती है, वाइल पॉलीमरेज अल्फ़ा के पास में ये एक्टिविटी नहीं शो की गई। अभी हमने देख लिया कि जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है ये पॉलीमरेज डेल्टा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड पॉलीमरेज गामा तीनों के पास में प्रेजेंट होती है। पॉलीमरेज बीटा, म्यू एंड पॉलीमरेज गामा, पॉलीमरेज लैम्डा, ये भी कुछ टाइप के पॉलीमरेजेस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेन नहीं होते हैं, लेकिन ये भी हेल्प करते हैं रिपेयर मैकेनिज्म में। देख लेते हैं क्या होते हैं पॉलीमरेज बीटा, म्यू एंड पॉलीमरेज लैम्डा। दीज आर टाइप 3 और फैमिली एक्स ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। ये टाइप 3 में आते हैं एंड इनकी फैमिली होती है एक्स। ये एक्स फैमिली में प्रेजेंट होते हैं पॉलीमरेज बीटा, म्यू एंड डेल्टा, सॉरी दिस इज लैम्डा। अभी तक हमने देखा जो पॉलीमरेज हमारा गामा था वो प्रेजेंट था ए फैमिली में, पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन ये प्रेजेंट थे बी फैमिली में। अब आता है जो पॉलीमरेज हमारा जो बीटा, म्यू एंड लैम्डा हैं ये प्रेजेंट होते हैं फैमिली एक्स में, और ये टाइप 3 पॉलीमरेजेस होते हैं। पॉलीमरेज बीटा
has a short patch base excision repair mechanism. बेस एक्साइजन रिपेयर की मैकेनिज्म शो की जाती है पॉलीमरेज बीटा के द्वारा. पॉलीमरेज बीटा रिपेयर की मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है, वेयर इट रिपेयर्स अल्काइलेटेड और ऑक्सीडाइज्ड बेसेस. रिपेयर बेस एक्साइजन रिपेयर की मैकेनिज्म में पॉलीमरेज बीटा रिपेयर करता है अल्काइलेटेड और ऑक्सीडाइज्ड बेसेस होते हैं जो उनको ये रिपेयर करने में हेल्प करता है. Polymerase lambda and polymerase mu are important for rejoining DNA double strand breaks. हम जानते हैं कि जो DNA हमारा जो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो ओकाजा के फ्रैगमेंट्स बनते उनकी ज्वाइनिंग करवाता है हमारा DNA लाइगेज. लेकिन इन द केस ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स, अगर जो हमारा DNA का डबल स्ट्रैंड है इसमें कहीं से कोई भी ब्रेकेज हो जाता है तो इस ब्रेकेज को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलीमरेज लैम्डा एंड पॉलीमरेज म्यू. ये वर्क करते हैं फॉर द रीजॉइनिंग ऑफ DNA डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स. नेक्स्ट इज पॉलीमरेज ईटा, पॉलीमरेज एल एंड पॉलीमरेज कप्पा. ये तीनों टाइप के भी पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में. दे आर टाइप 4 फैमिली और फैमिली वाई पॉलीमरेज. ये तीनों पॉलीमरेज फैमिली वाई में प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर मेजरली यूज्ड इन रिपेयरिंग ऑफ DNA बाय अ मैकेनिज्म नोन एज ट्रांसलेशन सिंथेसिस. हमने 4 टाइप्स की फैमिली पढ़ी थी, उसमें टाइप 4 फैमिली में ये आते हैं और ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है हमारे टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, दैट इज TDT. टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज functions by catalyzing the polymerization of deoxynucleoside triphosphate to the 3' hydroxyl group of a performed polynucleotide chain. ये पॉलीमराइजेशन करवाते हैं डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का टू दी 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. TDT इज़ अ नॉन टेम्पलेट डायरेक्टेड DNA पॉलीमरेज. इसको वर्क करने के लिए टेम्पलेट की कोई भी ज़रूरत नहीं हो सकती है. ये नॉन टेम्पलेट डायरेक्टेड DNA पॉलीमरेज होता है. इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द थाइमस ग्लैंड. जो टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज थे इनको सबसे पहले थाइमस ग्लैंड में देखा गया. प्रोकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज टाइप्स. अभी तक हमने जितने भी टाइप्स देखे ये थे हमारे यूकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज के टाइप्स. अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप्स के DNA पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट टाइप इज DNA polymerase 1. दिस इज अ टाइप A फैमिली और फैमिली A पॉलीमरेज. यहाँ पर जो अभी तक हम बात कर रहे थे यूकैरियोट्स की और ये है DNA के जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं ये वो DNA पॉलीमरेजेस हैं. तो जो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है ये प्रेजेंट होता है टाइप A में और इसको हम बोलते हैं फैमिली A पॉलीमरेज एंजाइम. दैट वाज इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई. इसको ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है उससे आइसोलेट किया गया था एंड मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन ई कोलाई. और ये DNA पॉलीमरेज जो है फर्स्ट ये प्रेजेंट होता है बहुत अबंडेंट अमाउंट में इन द ई कोलाई. इट्स मेन फंक्शन इज एक्साइजन रिपेयर ऑफ DNA स्ट्रैंड्स. ये DNA स्ट्रैंड्स के एक्साइजन रिपेयर में हेल्प करता है फ्रॉम द 3' to 5' डायरेक्शन टू द 5' to 3' डायरेक्शन एज एन एक्सोन्यूक्लियस.
ये 3' डायरेक्शन 5' to 3, 3' to 5', इन दोनों डायरेक्शन में ये एक्साइजन रिपेयर की तरह वर्क करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, और ये एक एक्सोन्यूक्लियस होता है। Its role during replication is the addition of nucleotide at the RNA primer। ये जो RNA के प्राइमर की सिंथेसिस होती है उस पर जो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है उसमें वर्क करता है और हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, एंड इट मूव्स अलोंग द 5' to 3' डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज के केस में भी ये 5' to 3' की डायरेक्शन में मूव करेगा एंड सिंथेसिस करेगा लीडिंग स्ट्रैंड की। The binding site for DNA polymerase 1 is known as octyl glucoside। जिस साइड पे ये DNA पॉलीमरेज बाइंड करता है उस साइट को कहा जाता है ऑक्टिल ग्लूकोसाइड। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में पढ़े, जो कि पहला था कि ये टाइप ए फैमिली में पाया जाता है, दूसरा ये ई कोलाई से आइसोलेट किया गया, तीसरा पॉइंट है ये एक्साइजन रिपेयर करता है डीएनए का और ये दोनों ही डायरेक्शन में करता है, ये है फोर्थ पॉइंट। और इसका जो रोल है ये आरएनए प्राइमर को न्यूक्लियोटाइड्स जो ज्वाइंट होते हैं उनको करवाता है इन दी 5' to 3' डायरेक्शन। ये जो 5-6 पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद करने हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 के लिए। DNA polymerase 2। DNA polymerase 2 belongs to type B और family B of the polymerase। जो DNA polymerase 2 होते हैं ये टाइप B फैमिली से बिलोंग करते हैं। Its major function is the 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इनका जो मेन फंक्शन होता है DNA पॉलीमरेज 2 का, वो फंक्शन होता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, that is proofreading activity, and to also restart replication after replication stops due to DNA strand damage। अगर DNA की रेप्लिकेशन प्रोसेस कैरी की जा रही है और अगर कोई भी DNA के स्ट्रैंड में ब्रेक आ जाता है, कोई भी डैमेज आ जाता है, तो उस डैमेज की वजह से अगर ब्रेक हो जाता है DNA के रेप्लिकेशन प्रोसेस में, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 2 ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। दे कैन और री स्टार्ट रेप्लिकेशन आफ्टर रेप्लिकेशन स्टॉप्स ड्यू टू डीएनए स्ट्रैंड डैमेज। अगर डीएनए के स्ट्रैंड्स में कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से स्टॉप हुए रेप्लिकेशन को ये दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। द डीएनए पॉलीमरेज 2 इज फाउंड in the replication fork to help in directing the activities of other polymerases। DNA पॉलीमरेज 2 रेप्लिकेशन फॉर्क में प्रेजेंट होते हैं और ये जो दूसरे पॉलीमरेजेस होते हैं जो वर्क करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस में, ये दूसरे पॉलीमरेजेस को भी डायरेक्ट कर सकते हैं और उनके जो डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको एफिशिएंटली कैरी करवाते हैं। DNA polymerase 3, it is responsible for the synthesis of new strand by adding nucleotides to the 3' OH group of the primer। जो DNA polymerase 3 होते हैं ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम्स होते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। डीएनए पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का जो एडिशन होता है प्राइमर के 3' OH ग्रुप पे। जैसा कि हमारा जो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस यूकैरियोट्स में हो रही थी तो वहाँ पे वर्क कर रहा था पॉलीमरेज एप्सिलॉन और ये 3' एंड को एक्सटेंड कर रहा था। सेम वही फंक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 और एक्सटेंड करता है
3 प्राइम स्ट्रैंड को प्राइमर के, जो प्राइमर की सिंथेसिस होती है उसके 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करके सिंथेसिस करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है डीएनए का। इट हैज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसके पास में भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, एंड hence it can also proofread the errors that may arise during DNA strand replication. DNA polymerase के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है और इस एक्टिविटी की वजह से DNA polymerase 3 प्रूफ रीड कर लेता है कोई भी एरर अगर हो जाती है वाइल रेप्लिकेशन, और डीएनए स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन की प्रोसेस के दौरान हुई एरर को ये प्रूफ रीड करके करेक्ट कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज 4 बिलोंग्स टू द फैमिली वाई फैमिली से बिलोंग करते हैं ये जो डीएनए पॉलीमरेज 4 होते हैं, एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन द नॉन टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस। नॉन टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 4। When it activated, it creates a checkpoint, stop replication, and gives time to properly repair lesions in the new DNA strand. जो डीएनए पॉलीमरेज 4 होते हैं ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कोई भी अगर ये चेक पॉइंट्स की तरह वर्क करते हैं, जैसे हम सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स पढ़ते हैं कि अगर एक स्टेज में प्रॉपरली डीएनए का कोई भी फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो वो रोक देता है सेल को दूसरी स्टेज में इंटर करने से। सेम वही वर्क करते हैं यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 4, ये एक चेक पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, और अगर कोई भी एरर होता है उस केस में ये डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं, एंड जो टाइम होता है उसको टाइम देते हैं प्रॉपरली रिपेयर करने के लिए। जो न्यू स्ट्रैंड में कोई भी लेशन, कोई भी एरर जो जेनरेट हुआ है उसको प्रॉपरली रिपेयर करने के लिए टाइम देते हैं, और जब एरर वो करेक्ट हो जाता है उसके बाद में ये रेप्लिकेशन को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस एक्टिविटी। जो डीएनए पॉलीमरेज 4 होते हैं इनके पास में न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, देयरफॉर इट इज़ प्रोन टू एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये बहुत ही एरर प्रोन होते हैं क्योंकि इनके पास में प्रूफ रीडिंग की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। डीएनए पॉलीमरेज 5 इट बिलोंग्स टू फैमिली बाई। अभी हम देख रहे हैं जो डीएनए पॉलीमरेज 4 हैं एंड 5 हैं, ये दोनों ही वाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। विद हाई रेगुलेटरी एक्टिविटी, इनका भी जो फंक्शन होता है, इनका भी जो वर्क होता है वो रेगुलेशन का होता है, और इनके पास में हाई रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन डीएनए इज़ डैमेज्ड एंड इट रिक्वायर्स ट्रांसलेशन सिंथेसिस। जब डीएनए डैमेज होता है उस केस में ये प्रोड्यूस होते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस, और ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। इन द केस ऑफ डैमेज इनकी सिंथेसिस होती है, प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड इट रिक्वायर्स ट्रांसलेशन सिंथेसिस, और ये ट्रांसलेशन की सिंथेसिस करते हैं जो भी एरर कॉज हो जाती है उस एरर को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो लेक्स एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन एंड हेंस it cannot proofread the synthesis of DNA replicas, making it less efficient. जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 4 कर रहा था कि इसके पास भी उसकी जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी थी, वो नहीं प्रेजेंट थी। सेम उसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज 5 के पास में भी कोई भी जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है, वो नहीं प्रेजेंट होती है, और इसी वजह से जो ये रेप्लिका कॉपी बनती है, जो डीएनए की सिंथेसिस होके रेप्लिकेशन होके बनता है नया स्ट्रैंड, तो ये उसका प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते और ये लेस एफिशिएंट होते हैं। इसीलिए डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कैरी करवाने के लिए,
क्योंकि इनके पास में एक्टिविटी नहीं होती है वो, जिसके थ्रू ये दोनों ही प्रूफ रीड नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों हाईली इरर प्रॉन बोले जाते हैं। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है तो इरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये इरर प्रॉन एंजाइम्स हैं, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसलेशन सिंथेसिस के लिए। दोनों ही फैमिली वाई से बिलोंग करते हैं। ये भी जो इन तीनों का कॉमन पॉइंट है ये हैं वाई फैमिली में हैं दोनों ही इरर प्रॉन हैं और दोनों के ही पास में ट्रांसलेशन सिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है। तो ये जो तीनों एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5 के कॉमन पॉइंट्स हैं वो यही हैं, जो कि याद रखने वाले हैं कि ये फैमिली वाई से बिलोंग करते हैं, इरर प्रॉन होते हैं एंड ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इनका रोल होता है और ये डीएनए के रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। So thank you very much guys for watching this session. You can follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and also on LinkedIn. गाइज ये हमारा सेशन था डीएनए पॉलीमरेज का, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है और इसके वर्क करने की मैकेनिज्म क्या है। इसके अलावा भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस में बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हालांकि सब छोटे छोटे से एंजाइम से छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो जल्दी ही कवर हो जाएंगे। ये डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इसको मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन फिर भी डीएनए पॉलीमरेज हमारा कंप्लीट हो गया इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम जो बाकी बचे हुए एंजाइम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। So thank you very much for watching this particular video, and guys, you can subscribe ITLS Academy on YouTube and you can also get it on Google Play Store. Thank you very much again.